ध्रुव को हवा में उड़ते देख बख्तावर काफी ज्यादा हैरान हो गया और वो इस बारे में सोच ही रहा था कि ध्रुव अचानक से आसमान में कहीं गायब हो गया। फिर कुछ पलों तक हैरत में पड़े रहने के बाद बख्तावर ने पलट कर देखा कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसके पीछे आते लारा और बाकी सभी भी ध्रुव को इस तरह उड़ते हुए देखकर दंग रह गए थे। तभी लारा के पीछे आते हुए लोगों में से किसी ने कहा कि हमने जिसे उड़ते हुए देखा वो कोई भूत था। वहीं इन लोगों से काफी दूर आसमान में दो शक्तियां टूटते तारों की तरह तेजी से आगे बढ़ती जा रही थीं। ये दोनों शक्तियां थीं इंद्रवदन जयान और ताबिश दरबार की, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी दिखाई दे रही थी। वो लोग इस वक्त आसमान के उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जहां राजघराने का समाधि स्थल था। और आमतौर पर तो इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन फिलहाल वहां जाने कहां से दो शक्ति सम्राट मुकाबले के लिए तैयार दिख रहे थे। तभी उड़ते वक्त ताबिश दरबार को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, जिसके चलते उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी करते हुए पलट कर देखना चाहा कि आखिर वो आवाज किस चीज की थी। और फिर अचानक से उन्हें कोई इंसान उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे गौर से देखने पर ताबिश दरबार ने हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या ये तो ध्रुपद है, लेकिन ये शक्तियों के पंख कैसे बना रहा है। वहीं ताबिश दरबार की रफ्तार धीमी होते देख इंद्रवदन जयान ने भी पलट कर देखना चाहा कि आखिर कौन उन दोनों का पीछा कर रहा था। और फिर जैसे ही उन्हें भी ध्रुव दिखाई दिया तो उनके चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन ये दोनों बुजुर्ग किसी नई पीढ़ी की तरह नादान नहीं थे, और इसलिए हैरत में पड़ने के बावजूद ये लोग महसूस कर पा रहे थे कि ध्रुव भले ही हवा में उड़ पा रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलती शक्तियां किसी दक्ष रैंक के योद्धा की ही थीं। तभी ताबिश दरबार ने तेजी से उड़ते हुए ध्रुव को देखकर अपने पास उड़ रहे इंद्रवदन से कहा, इंदु, तुम्हें याद है कहानियों में एक खास तरह की तकनीक हुआ करती थी जो सदियों पहले लापता हो गई थी। और ताबिश की बात समझते हुए एक पल के लिए तो इंद्रवदन की आंखें बड़ी हो गईं, जिसके साथ उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब ये तो वो उड़ने वाली खास तकनीक है। फिर जैसे ही ताबिश को पता चला कि इंद्रवदन उसकी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे, तो उन्होंने आवाज में एक गहराई के साथ आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़के ध्रुपद के पास ऐसी खास और अनोखी तकनीक भी हो सकती थी। ये तो सदियों पुरानी खोई हुई उड़ने वाली तकनीक भी सीख गया। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पीछे जरूर किसी बहुत बड़े गुरु का हाथ है। वहीं ध्रुव को इस तरह उड़ते हुए देख इंद्रवदन की नजरों में ध्रुव की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए ताबिश से कहा, बिल्कुल सही कहा ताबिश भाई, इसके पीछे जरूर किसी ताकतवर हकीम का हाथ है। इतने में अचानक ध्रुव उड़ते हुए दोनों के बगल में पहुंच गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए दोनों परिवारों के लीडर्स से कहा, माफी चाहूंगा, लेकिन अगर आप लोग इस रफ्तार से उड़ते रहे तो शायद हम लड़ाई खत्म होने तक भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। इस पर ताबिश ने जोर से हंसकर ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, क्या करूं तो उस ध्रुपद, तुम मुझे बार बार हैरान करने में कामयाब हो रहे हो। ये उड़ने वाली तकनीक इतनी खास और अनोखी है जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन इसके बावजूद तुम जैसा जवान लड़का इसे हासिल कर पाया। इस बात से लोग हैरान नहीं तो फिर और क्या होंगे। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने सुना कि ताबिश को उसकी इस अनोखी तकनीक के बारे में पता था, तो एक पल के लिए तो वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए इस बात को समझा कि उन दोनों बुजुर्गों की उम्र काफी ज्यादा थी, और यही वजह थी कि कहानियों में जिन चीजों के बारे में उन लोगों ने सुना था उसके बारे में ध्रुव या आज की नई पीढ़ी को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्हें इस उड़ने वाली तकनीक के बारे में भी पता था। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ताबिश को जवाब दिया, ये अनोखी तकनीक तो मुझे इत्तेफाक से मिली ताबिश जी, सच कहूं तो शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी नजरें आसमान के उत्तर पश्चिमी हिस्से की तरफ करते हुए दोनों बुजुर्गों से कहा, मेरे ख्याल से हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और ये कहते ही ध्रुव तेजी से पंख फड़फड़ाने लगा, जिसके बाद वो तेज रफ्तार से उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। वहीं ध्रुव की बात सुनते ही दोनों बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो जल्द से जल्द चलते हैं वहां। फिर वो दोनों भी तेजी से उड़ते हुए ध्रुव के पीछे जाने लगे। दूसरी ओर आसमान में तारों की तरह आगे बढ़ती शक्तियों को देखकर बख्तावर और बाकी सभी लोग पीछा करते करते काफी थक गए थे। वो लोग तीनों शक्तियों को देखकर मजबूरी में अपना सिर हिला रहे थे और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उड़ने की रफ्तार भागने से कई गुना ज्यादा थी। वहीं लोगों से काफी दूरी पर आसमान में उड़ते हुए जैसे ही ध्रुव और बाकी दोनों बुजुर्ग दोनों शक्तियों के पास पहुंचे, तो ताबिश अचानक से कुछ महसूस कर परेशान होने लगे। फिर इसी परेशानी में उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ये शक्ति तो युगराल की शक्ति जैसी लग रही है। दरअसल युगराल काफी वक्त से अकेला रह रहा था और कुछ वक्त पहले ही वो राजधानी में ध्रुव के साथ वापस आया था। इसके अलावा क्योंकि वो शक्ति बहुत दूर थी, इसलिए ताबिश दरबार इस शक्ति को पहचान नहीं पाए। लेकिन अब जबकि वो इस शक्ति के इतने करीब थे, तो उन्हें एक पहचाना सा एहसास महसूस होने लगा। और क्योंकि ध्रुव ने युगराल के साथ पहले भी मुकाबला किया था, इसलिए वो काफी दूर से ही उसकी शक्तियों को पहचान गया था। फिर जैसी ताबिश दरबार के मुंह से उसने ये बात सुनी, तो ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ ताबिश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये युगराल की ही शक्तियां हैं।
लेकिन ध्रुव और ताबिश की बात सुनकर इंद्रवदन के चेहरे पर थोड़ी हैरानी छा गई, जिसके साथ उसने थोड़ी झिझक भरी आवाज में ताबिश से सवाल किया, युगराल, ताबिश भाई, जरा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम इन दोनों शक्ति सम्राटों में से एक को जानते हो? वहीं इंद्रवदन का यह सवाल सुनकर ताबिश ने बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें बहुत जल्दी इसका जवाब मिल जाएगा इंदु। और इतना कहते ही ताबिश ने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी, जिसके बाद वो और ध्रुव तेजी से शक्ति सम्राटों के पास जाने लगे। लेकिन उन दोनों को इस तरह जाता हुआ देख इंद्रवदन के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी दिखाई दे रही थी, जिसके साथ उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये लड़का सच में इस शक्ति सम्राट को जानता है? और इतना कहकर परेशानी में पड़े इंद्रवदन ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए तेजी से पंख फड़फड़ाकर पीछा करना शुरू किया। फिर जैसे जैसे ध्रुव और बाकी दोनों बुजुर्ग शक्ति सम्राटों के करीब पहुंचते गए तो वो अपनी रफ्तार कम करने लगे, जिसके बाद तीनों ने समाधि के बीच से निकल रही दो शक्तियों को देखा, जिसे देखकर तीनों के चेहरों पर घबराहट दिखाई देने लगी। वो लोग देख रहे थे कि जो शक्तियां फिलहाल उनके सामने जल रही थी, उसमें से एक सफेद रंग की शक्ति थी तो दूसरी पीले रंग की, और इन दोनों शक्तियों की चमक के बीच में दो इंसान एक पल के लिए दिखाई देते और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते। वहीं जैसे जैसे दोनों रंग की शक्तियां एक दूसरे से टकराती तो शक्तियों का एक तेज धमाका दिखाई पड़ता, जिसके चलते ध्रुव और बाकी दोनों अपने अपने दिल थाम लेते। वो तीनों देख पा रहे थे कि इस इलाके का अंधेरा गायब हो चुका था और शक्तियों से निकलती रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फिलहाल दिन का वक्त हो। इसके अलावा तीनों ने महसूस किया कि उस सफेद रंग की रोशनी में एक अजीब सी ठंडक थी, जिस वजह से आसपास की नमी भी काफी बर्फीली महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी ओर वो पीली रोशनी इस सफेद रोशनी से काफी अलग थी। वो शक्ति काफी ठोस मालूम पड़ रही थी, जैसे कि वो किसी जमीन की तरह कड़ी थी, और दोनों के बीच मुकाबले में वो पीले रंग की शक्ति सफेद शक्ति से आसानी से बच रही थी। तभी अचानक दोनों शक्तियां एक बार फिर टकराईं और पीले रंग की शक्ति में से एक तेज हंसने की आवाज सुनाई दी। बूढ़े युगराल, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों तक तुम्हें नहीं देखने के बाद जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ने की बजाय कम हो चुकी होंगी। मुझे याद है कि पहले मैं भी तुम्हारे बर्फीले हमलों से घबरा जाता था, लेकिन अब वो डर गायब हो गया है। वहीं पीले रंग की शक्ति से निकली आवाज के जवाब में सफेद रंग की शक्ति से एक और आवाज सुनाई दी। बूढ़ा होगा तू सन की बुढ़ाऊ, तू तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे तू बहुत ताकतवर हो गया है। अपनी उम्र के हिसाब से देखेगा तो इससे ज्यादा ताकतवर तो तू हो ही नहीं सकता, इसलिए अगर तू जल्द से जल्द और ताकतवर नहीं हुआ तो तेरा खेल खत्म। और जब वो वक्त आएगा तो जिस ओहान साम्राज्य के राजघराने की रखवाली तू करता है ना, उसकी तो शामत आ जाएगी। वहीं युगराल के जवाब में सफेद रंग की शक्ति से एक बार फिर आवाज निकली। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी जाने वाला हूं। अभी तो मुझे और बहुत साल जीना है, इतनी जल्दी क्यों कहीं जाऊंगा? जाएगा तो तू फिर से। वैसे तो ये बात सुनने में ऐसी लग रही थी जैसे कोई पुराने दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन ध्रुव और दोनों बुजुर्ग जानते थे कि इन दोनों बातों के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मुकाबला चल रहा था, जिसका नतीजा शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इतने में उस सफेद शक्ति वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, इतने वक्त बाद तो बर्फ का शहंशाह वापस आया है और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे वापस भेज देगा? कभी नहीं। और जैसे इंद्रवदन ने वो नाम सुना जिसके किस्से एक वक्त पर पूरे ओहान साम्राज्य में चलते थे, तो उनकी आंखें फटकर बाहर आने लगी और उन्होंने हैरानी के साथ ताबिश दरबार से कहा, बर्फ का शहंशाह? क्या ये बर्फ का शहंशाह है? अब मैं समझा ध्रुपद और तुम किस युगराल की बात कर रहे थे, लेकिन ये अभी भी जिंदा कैसे है? इस पर ताबिश दरबार ने मुस्कुराते हुए इंद्रवदन को जवाब दिया, अरे इंदु, आखिर कौन माई का लाल है जो युगराल को मार पाए? वो तो बस युगराल पिछले बहुत सालों से अकेला रहना चाहते थे, बिना किसी शोर शराबे के। वहीं ताबिश दरबार की बात सुनकर इंद्रवदन ने उनकी बात अच्छी तरह से मान ली। जाहिर सी बात है कि इंद्रवदन युगराल और दरबार परिवार के रिश्ते के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। उन्हें अच्छी तरीके से याद था कि जब बहुत पहले दरबार परिवार के लीडर की कुर्सी खाली थी, तब युगराल ने ही उस पर बैठकर इस लंबे इतिहास वाले परिवार को खत्म होने से बचाया था। आज दरबार परिवार जिस मुकाम पर पहुंचा था, उसकी एक बहुत बड़ी वजह युगराल था। और वैसे तो फिलहाल तीनों बड़े परिवारों की ताकत एक जितनी ही थी, लेकिन अगर इसमें युगराल की ताकत को भी गिन लिया जाए तो फिर उस शक्ति सम्राट की वजह से दरबार परिवार की ताकत शायद दोगुनी हो जाती। इसलिए अगर दरबार परिवार के पास युगराल जैसा योद्धा वापस आ गया तो वो ना सिर्फ दोनों परिवारों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बल्कि दरबार परिवार तो ओहान साम्राज्य के राजघराने को भी मुश्किल में डाल सकता था। अगर इसके बारे में और बात की जाए तो बहुत सालों पहले ओहान साम्राज्य का राजघराना भी एक बहुत ताकतवर परिवार हुआ करता था। इस परिवार ने अपनी ताकत के बल पर उस वक्त के साम्राज्य को तबाह करके राज करने का फैसला किया था। यही वजह थी कि राजघराना हमेशा तीनों बड़े दलों पर कड़ी नजर रखा करता था।
यही सोचते हुए इंद्रवदन के दिमाग में एक और ख्याल आया। ये तो थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन ज्यादा परेशानी की भी नहीं। इंद्रवदन जानते थे कि युगराल के लौटने पर दरबार परिवार ताकतवर हो गया, लेकिन लारा की वजह से जयान परिवार के अंबरदल से बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसलिए अगर कभी दरबार परिवार ने उन पर हमला करने के बारे में सोचा तो जयान परिवार अंबरदल की मदद ले सकते थे। और इंद्रवदन ये भी अच्छी तरीके से जानते थे कि युगराल कभी अंबरदल के खिलाफ जाने की बेवकूफी नहीं करेगा। ये बात ऐसी थी जो ताबिश दरबार भी अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट के बावजूद मन ही मन वो समझ रहे थे कि युगराल के लौटने पर भी वो जयान परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतने में इंद्रवदन ने कुछ सोचते हुए ताबिश से सवाल किया, इन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो पीली शक्ति वाला इंसान मेघावत ही है ना? इस पर ताबिश दरबार ने मुस्कुराते हुए इंद्रवदन को जवाब दिया, हाँ, और कौन इतनी हिम्मत कर सकता है युगराल से इस तरह बात करने की। वहीं जैसे ही ध्रुव ने देखा कि वो दोनों शक्ति सम्राट जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ध्रुव ने राहत की सांस लेते हुए मजबूरी में कहा, इतनी हड़बड़ाहट के साथ हम लोग यहाँ आए और यहाँ कर हमें पता चल रहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये दोनों तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं ध्रुव की बात सुनकर इंद्रवदन खुद को उससे सवाल पूछने से नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, अजीज दोस्त ध्रुपद, क्या तुम भी युगराल को जानते हो? वहीं इंद्रवदन का सवाल सुनकर ताबिश दरबार ने उन्हें हंसते हुए जवाब दिया, जानता है? अरे भाई, इसकी वजह से ही तो युगराल वापस लौट पाए हैं। सच में दरबार परिवार इस लड़के का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। ताबिश की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव और दरबार परिवार के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। वहीं ताबिश की बात सुनते इंद्रवदन के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी छा गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को तुरंत संभाला। फिर ध्रुव की तरफ देखते हुए उनके चेहरे पर उसकी पहचान पता लगाने की इच्छा साफ झलकने लगी, जिसके साथ इंद्रवदन ने मन ही मन कहा, आखिर ये लड़का है कौन? इसने तो एक शक्ति सम्राट तक की मदद कर रखी है। इस लड़के के रहस्य को पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या इंद्रवदन ध्रुव के राज के बारे में कभी पता लगा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ